भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में आज हम आप लोगों से बात करेंगे। ये सिर्फ संसद, सुप्रीम कोर्ट और मंत्रालयों की कहानी नहीं है। यहाँ पर यह शहर सत्ता के उन बंद दरवाजों की भी है जहाँ फैसले हमेशा संविधान के किताबों में नहीं लिखे जाते। कुछ फैसले बंद कमरों में भी लिए जाते हैं, जहाँ महंगी शराब होती है, सिगार होते हैं और वीआईपी लोगों का नेटवर्किंग होता है। नेटवर्किंग मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम नहीं, इसके ऊपर की भी एक नेटवर्किंग है, जिसके बाद भले ही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारे ट्रेंड्स देखते होंगे, बहुत सारे विषय देखते होंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है, वो सब पहले वहाँ मीटिंग होती है और इसी तरह के बंद दरवाजों में मीटिंग होने के बाद देश के सामने आता है। बात समझ गए? लेकिन कहाँ ऐसी मीटिंग होती होगी? कभी आप सोचे? आप तो आम आदमी हैं, मैंगो मैन का तो कोई औकात नहीं है कि उन जगहों पे आप जा भी सकते हैं। खैर, फिर भी हम उन 14,000 सदस्य जो वहाँ के मेंबर हैं उस क्लब की बात करेंगे। नाम है दिल्ली के जिम खाना क्लब। एक ऐसा क्लब जो अंग्रेजों के दौर में बना था और आज़ादी के बाद भी बचा रहा। अंग्रेजों ने क्यों बनाया था? वो अपने अय्याशी के लिए बना रहे थे और धीरे धीरे ये एलाइट क्लब अब इंडिया का भी एक प्रतीक बन गया। लेकिन अब हुआ क्या? भारत सरकार को ये पसंद नहीं आया कि आम आदमी के इतनी बड़ी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी सिर्फ चंद अय्याश लोगों के लिए छोड़ दी जाए। बस इसीलिए इस क्लब को खाली कराने का एक कवायद शुरू हो गया। कारण ये था कि भारत सरकार का कहना था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। रणनीतिक संवेदनशीलता को देखने की कोशिश की जा रही थी। रक्षा ढांचे की आवश्यकता भारत सरकार को लगी। लेकिन जैसे ही सरकार का यह फैसला आता है कि अब यह क्लब बंद कर दिया जाएगा, तो लुटियंस दिल्ली में एक ऐसा हड़कंप मचा मानो लोकतंत्र अब नहीं बचा, बल्कि उनकी कोई निजी जागीर हो जिसे छीनी जा रही हो। और अचानक पूरे के पूरा, जो बोलते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते में जिस तरह से एक पत्थर मार दीजिए तो जिस तरीके से छटपटाहट होती है, वही छटपटाहट यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन उससे पहले कुछ इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इतिहास की बात करें तो कहानी शुरू होती है 1913 से, जब अंग्रेजों ने नई दिल्ली को अपनी इंपीरियल कैपिटल बनाने की कवायद शुरू की। उसी दौरान इंपीरियल दिल्ली जिम खाना क्लब के नाम से एक स्थान चुना गया और उसे क्लब बनाया गया। इंपीरियल यानी साम्राज्य का क्लब, समझते ही होंगे इंपीरियल मतलब। यह क्लब आम भारतीयों के लिए नहीं था। चटगांव में भी एक क्लब था ना, जहाँ यूरोपियन क्लब था, जहाँ पे लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। बाद में एक भारतीय ने जा करके उसे आग लगा दिया था। तो वो इसी तरह का ये क्लब था जहाँ पे सिर्फ अंग्रेज लोग जाते थे। वहाँ पर शराब, शबाब और वो लाइफस्टाइल जीने का काम करते थे जो वो यूरोप में जैसा जीते थे। तो यहाँ पर उनके लिए विशेष अधिकार थे। यहाँ पर जो आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे वो जाया करते थे, ब्रिटिश सेना के अफसर जाया करते थे, औपनिवेशिक प्रशासन के बड़े लोग जाया करते थे और सत्ता के सबसे करीब रहने वाले लोग, जो उस वक्त सत्ता के करीब में जो भी लोग रहते होंगे, आप समझदार है, समझ जाएंगे, तो वो लोग जाया करते थे। 1928 में इसे लुटियंस दिल्ली के सबसे वीआईपी इलाके में 27.3 एकड़ की जमीन दी गई। आज उस जमीन की कीमत लगभग 6,000 करोड़ रुपए मानी जाती है। लेकिन आज जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से अभी तक सिर्फ 1,000 रुपए इसका किराया भारत सरकार को मिल रहा है। जी हाँ, जिस जमीन पर आम आदमी एक फ्लैट देखने का सपना भी नहीं देख सकता, फ्लैट तो बहुत दूर की बात है, पैर रखने का सपना नहीं देख सकता, वहाँ एलाइट इंडिया 1,000 रुपए में वो साम्राज्य चला रही है। आज़ादी के बाद भी ये जो कॉलोनियल कल्चर है ना, ये समाप्त नहीं हुआ। 1947 में अंग्रेज चले गए, लेकिन उनका बनाया हुआ एलिट सिस्टम वो ख़त्म नहीं हुआ। बस नाम से इंपीरियल हट गया। अब अंग्रेज अधिकारी नहीं बैठते थे, अब भारतीय वीआईपी वहाँ पर बैठने लगे। पहले ब्रिटिश जनरल आते थे, अब रिटायर भारतीय जनरल आते हैं। और पहले कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी आती थी, अब लुटियंस ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर आती है। यानी क्लब भारतीय हो गया, लेकिन कल्चर आज भी अंग्रेजों का ही चल रहा है। समझ रहे हैं?
मेंबरशिप इतनी एक्सक्लूसिव है आज भी कि आम आदमी दशकों तक वहाँ वेटिंग लिस्ट में बूढ़ा हो जाए। पहली बात तो ये है कि आम आदमी के पास 25 से 30 लाख रुपए नहीं होते हैं, ठीक है, और मेंबरशिप लेने के लिए, और इसके मेंबरशिप के लिए लगभग 25-30 लाख डिमांड किए जाते हैं। और गलती से भी अगर इनको वेटिंग पीरियड का टाइम मिला तो 35 से 40 साल तक का इनको वेटिंग पीरियड मिलेगा। और ये मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी तो वहाँ जा ही नहीं सकता है, मैं वीआईपी, मोस्ट वीवीआईपी वैसे लोगों की वेटिंग लिस्ट की बात कर रहा हूँ जिन्हें 35 साल 40 साल का टाइम पीरियड मिलता है। और अगर आप एक्सक्लूसिव हैं, यानी आप किसी सदस्य के बेटे हैं या किसी सदस्य के परिवार वाले हैं, तो आपके लिए ये रास्ता आसान हो सकता है। यानी वहाँ जो पहले से सदस्य हैं वो रिवाज है कि उनके बच्चों को वो मिल जाएगा। यही वजह है कि कई लोगों ने इसे लोकतंत्र नहीं, एलिट हेरिडेटरी नेटवर्क कहा, मतलब कि पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, इस तरीके का व्यवस्था चलता आ रहा है। अब सबसे मज़ेदार हिस्सा ये है कि इस क्लब का उद्देश्य था क्या। इतने लोग जाते हैं, बड़े बड़े आईएएस जाते हैं, वकील जाते हैं, बड़े बड़े, मतलब छोटे मोटे वकील तो बेचारे एफिडेविट बना के ही जीवन गुजार पा रहे हैं, बड़े बड़े वकील वो लोग जाते हैं, बड़े बड़े जज साहब, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड ऑफिसर्स वो जाते हैं। तो किस लिए जाते हैं, उद्देश्य क्या है, तो बताया जाता है कि वहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है। लेकिन उसकी जब जांच की गई, ऑडिट किया गया, तब पता चला कि क्लब अपने कुल खर्च के करीब 2.77% ही खेलों पर खर्च करता है। बाकी 30% का जो खर्च है वो शराब में, खान पान में, सिगरेट में और लग्जरी सुविधाओं में जाता है। यानी नाम उसका जिम खाना है और काम लग्जरी नेटवर्किंग का है। सरकार ने अदालत में भी कहा कि ये व्यायामशाला से ज़्यादा ये मधुशाला बन चुका है, इसलिए हमें ये बंद करने की आवश्यकता है। और शायद यही बात एलिट इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा चुभ गई कि भैया व्यायामशाला को तुमने मधुशाला कैसे कह दिया, मतलब मेरी सच्चाई तुम बाहर कैसे कर रहे हो। तो चलिए एक और कहानी आपको सुनाते हैं। कुमार नारायण जासूसी कांड के बारे में आपने सुना है या नहीं सुना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वर्ष 1985 का एक मामला था जब सामने आया कुमार नारायण का जासूसी कांड। कुमार नारायण कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, उसकी पहुंच इतनी ऊपर तक थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उस वक्त अगर बात करें तो उस वक्त सरकार थी राजीव गांधी की, और उस कुमार नारायण की पहुंच पीएमओ तक थी, राष्ट्रपति सचिवालय तक थी, और शीर्ष नौकरशाहों तक बताई जाती है। इस बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर उन पर थे। उस पर आरोप था कि गोपनीय दस्तावेज विदेशी एजेंसियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और तब पहली बार गंभीर सवाल उठे कि क्या प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब एक ऐसा प्राइवेट एलिट नेटवर्किंग स्पेस सुरक्षित है, क्योंकि दिल्ली जिम खाना क्लब सिर्फ खाने पीने की जगह तो नहीं थी, यह नेटवर्किंग हब था जहां सत्ता, सेना, नौकरशाही और कारोबारी लॉबी एक साथ मिलते थे। और यही कारण था कि सुरक्षा एजेंसियों के भीतर वर्षों से इस जगह को लेकर के बेहद चिंता बनी रही। ये सारी कहानियां तो मैं आपको सुनाता हूं और आगे भी बता रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा विवाद है क्या, वर्तमान में इस विवाद का शुरुआत होता कहां से है। 2020 में भारत सरकार और दिल्ली जिम खाना क्लब के बीच कानूनी संघर्ष तेज हो गया। सरकार ने क्लब के संचालन, जमीन के उपयोग और सदस्यता व्यवस्था और सुरक्षा पहलुओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसके बाद जांच हुआ, ऑडिट हुई, प्रशासनिक विवाद और कानूनी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। मामला अदालत में गया, ट्रिब्यूनल तक पहुंचा। सरकार का तर्क साफ था कि यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। प्रधानमंत्री आवास और कई महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान इसके बेहद करीब हैं। ऐसे में इतनी बड़ी सरकारी जमीन पर एक निजी एलिट क्लब का बने रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं माना जा सकता है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि इस जमीन का उपयोग भविष्य में रक्षा, बुनियादी ढांचे और सुरक्षित सरकारी उपयोग के लिए किया जाएगा, जो आम जनता के काम आएगा। आपको मैं बता दूं कि अमेरिका हो चाहे चीन हो, उनके पास ऐसे ऐसे कई सिस्टम आ गए हैं ना, जो 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर तक की जो छोटी छोटी आवाज़ें हैं वो भी वो सुन सकते हैं बड़े आराम से। मात्र 500-700 मीटर दूर ये एलिट क्लब प्रधानमंत्री आवास के बगल में है। आप कल्पना करो कि वहाँ पर कोई जासूस, विदेशी जासूस इसी तरह से है, कुमार नारायण की तरह वहाँ पहुँच जाता है और भारत की गोपनीय बातें सुनता है और भारत के खिलाफ उपयोग करता है, तो ये इसके लिए आम जनता को स्वीकार होगा। तो
कुल मिलाकर के अब 2026 आ चुका है, जब केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून 2026 तक पूरा का पूरा खाली कर देना होगा। बस यहीं से शुरुआत हो गया असली बेचैनी। टीवी पर डिबेट होने लगा, लुटियंस लॉबी का मीटिंग शुरू हो गया, कानूनी नोटिस दिया गया, प्रेस में बयान आ रहा है। अचानक पूरा का पूरा जो लुटियंस लॉबी है ना, वो सक्रिय हो गया। जो लोग वर्षों से इस क्लब को हेरिटेज बताकर बचाते रहे, अब कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अब कानून का दरवाजा खटखटाने के लिए बड़े बड़े वकीलों को उठा के ले गया। आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी इस जिमखाना क्लब को बचाने के लिए वकील के रूप में पैरवी करने वाले हैं। एक रिटायर्ड जनरल हैं पीके सहगल, उनका कहना है कि क्लब के सदस्य सरकार के आदेश को अदालत में चुनौती देंगे। उनका कहना है कि दिल्ली का ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित क्लब है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर यह सिर्फ स्पोर्ट्स क्लब था तो खेलों पर सिर्फ 3% खर्ची क्यों हो रहा था। ये उन लोगों का कहना है, स्पोर्ट्स क्लब है। अगर यह सिर्फ हेरिटेज था तो मेंबरशिप आम जनता के लिए इतनी मुश्किल क्यों थी, आम जनता वहां पर पैर क्यों नहीं रख पाती थी। अगर यह सोशल स्पेस था तो सुरक्षा एजेंसियां वर्षों से इसकी चिंता क्यों सता रही है, उन्हें क्यों तकलीफ हो रही है जो एजेंसी है। उधर विपक्ष भी मैदान में उतर आया है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी कहते हैं कि इस क्लब को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वहां राहुल गांधी इसके सदस्य थे। तो राहुल गांधी क्यों सदस्य होंगे भैया, क्योंकि उनके पूर्वज सदस्य होंगे। और मैंने पुरानी कहानी सुना दी आपको कि कौन लोग इसके सदस्य हुआ करते थे अंग्रेजों के साथ जाम से जाम टकराने के लिए। तो इसी बीच सौरभ भारद्वाज वो कह रहे हैं कि पहले तो गरीबों पे सरकार जो है अटैक कर रही थी, अब बड़े बड़े अधिकारियों और प्रोफेशनल्स की बारी आ गई है। मतलब वो इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि ये मोदी जी की जो सरकार है वो गरीबों पर तो निशाना बना ही रही थी, अब अमीरों पे निशाना बना रही है। एक सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री को और कितनी जमीन चाहिए रहने के लिए। तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री तो 10 बाई 10 के कमरे से ज़्यादा बड़ा कमरा उनको नहीं चाहिए रहने के लिए, लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए मुझे लगता है भारत की जनता तो जरूर चाहेगी कि भारत सुरक्षित रहे। जनता पूछ रही है कि 6,000 करोड़ की सरकारी जमीन का किराया 1,000 रुपया सालाना कैसे हो सकता है। देश की सुरक्षा खतरे में डाली जा सकती है क्या। सरकार लगातार एक बात दोहरा रही है कि यह फैसला रणनीतिक और सुरक्षा कारणों से जरूरी था। प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब मौजूद रहने के बाद इतने बड़े प्राइवेट नेटवर्किंग स्पेस को लेकर के सुरक्षा की चिंताएं तो नई नहीं है। क्या कोई आदमी प्रधानमंत्री आवास के बाहर या किसी संवेदनशील जगह पर, डिफेंस का जो बड़ा सा बिल्डिंग है उसके बाहर चाय की दुकान खोल सकता है क्या। लेकिन दूसरी तरफ क्लब के लोगों का और सदस्यों का कहना है कि इसे बंद होने से रोकने के लिए वे अदालत जाएंगे ही जाएंगे, उसे रोक कर ही रहेंगे। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रही है तो क्या देश की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर आपकी अय्यासी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो सवाल उठेगा ना। आपका लग्जरी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी तो सवाल उठेगा। देश की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है या आपका बार ज़्यादा जरूरी है, कि आपका दारू पीने का जो जगह है ना, स्पेस है ना, वो थोड़ा अब नहीं मिलेगा आपको। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा जरूरी है या फिर वीआईपी पार्टी का कल्चर जरूरी है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब तंज कसने लगे हैं, लोग भी तंज कस रहे हैं कि इन लोगों को राष्ट्रहित से ज़्यादा अपनी अय्यास हित की चिंता है। इस पूरे लुटियंस लॉबी का जो डर है ना, उसको समझने का प्रयास कीजिए। असल डर क्लब के बंद होने का नहीं है, असल डर है कि एक्सेस खत्म हो जाएगा। वो एक्सेस जहां नेता, अफसर, कारोबारी, प्रभावशाली लोग आराम से मिलते थे, वो नेटवर्क जो दशकों से सत्ता के समानांतर चलता रहा, वो व्यवस्था जहां आम आदमी बाहर लाइन में खड़ा रहता है और अंदर एलिट इंडिया का जाम टकराता रहता है। और शायद पहली बार उस एलिट बबल पर सीधा वार हुआ है। दिल्ली जिमखाना क्लब की कहानी सिर्फ एक क्लब की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहां दशकों तक दो सिस्टम पैरेलल में चलते थे। एक सिस्टम जिसमें जनता चलता था और दूसरा वीआईपी लोगों के लिए चलता था। एक तरफ टैक्स देने वाला भारत हुआ करता था, दूसरी तरफ उसी टैक्स की जमीन पर विशेषाधिकार का उपयोग करता हुआ भारत हुआ करता था। लेकिन अब सरकार कह रही है कि राष्ट्रहित पहले होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा पहले होगी, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पहले होगा। शायद यही बात
लुटियंस लॉबी को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ ज़मीन का नहीं है, सवाल उस एलाइट कल्चर का है जो अंग्रेज छोड़कर गए, जिसे आज भी लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। लेकिन नए भारत में सरकारी ज़मीन पर प्रिविलेज नहीं, राष्ट्रहित चलेगा। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से 6,000 करोड़ की ज़मीन की जो कीमत है उसको 1,000 रुपये के किराए में दिए रखना ये जरूरी है? कुमार नारायण जासूसी कांड के बाद उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी यही चाहते थे कि यह क्लब बंद हो जाना चाहिए, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं है। फिर भी जो पैरेलल में जो लॉबी चल रही थी, जो नेटवर्किंग चल रहा था, उसकी जो ताकत थी, उसके ताकत के दम पर उसने उस क्लब को बंद होने से बचा लिया। आज फिर से वो लॉबी, वो ताकत इकट्ठी हो रही है और लोग चाहते हैं कि वो क्लब बंद ना हो। इस क्लब के एक सदस्य हैं, उनका नाम है संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो बताते हैं अपने एफिडेविट में कि वो बेहद कम पैसे वाले हैं, उनके पास अपना घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताते हैं। वो भी इस क्लब के सदस्य हैं। सदस्यता के लिए आपको मैंने बता दिया कि 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए देने पड़ते हैं और उसके लिए 35 साल का वेटिंग पीरियड होता है। तो आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता बने, कार्यकर्ता के बाद नेता बने, मंत्री बने और वो क्लब के सदस्य भी बन गए। उनके लिए बहुत आसानी से एक्सेस हुआ। इसके लिए कितना तिकड़म लगाया होगा, कौन कौन सी सेटिंग की होगी। क्या संजय सिंह आम आदमी रह गए? या वो एक तो सबसे पहले तो वो क्लब ही खास लोगों का है, आम आदमी का तो है ही नहीं। उसके बाद राहुल गांधी वहाँ जाना आना करते हैं। सुनने में ये भी आता है कि जितने भी जिम खाना है पूरे भारत में, सारे क्लब के एक दूसरे की तरफ से एक्सेस है। ये भी सुनने में आता है कि लाहौर का जो जिम खाना है, जिम खाना क्लब है, वहाँ के लोग भी वहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास के बगल में कोई पाकिस्तानी भी आ सकता है और उसको कोई रोक टोक नहीं होगा, क्योंकि वो भी वहाँ के जिम खाना क्लब का मेंबर है। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी या मोदी की सरकार ने जो फैसला लिया है इस क्लब को बंद करने का, वो सही किया है या गलत लिया है? और उसके बावजूद डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये तो अंग्रेजों के ज़माने में था। आज डॉग्स, वो भी एलाइट डॉग्स ही अलाउड होंगे। भाई बड़े बड़े लोगों के हर घर में कुत्ते रहते हैं, लेकिन आम आदमी आर नॉट अलाउड, आम जनता आर नॉट अलाउड, ये दिख रहा है। और उसको बचाने के लिए पूरा टीम, पूरा नेटवर्क आज लगा हुआ है। सही है या गलत है? जवाब आपका होगा। नमस्कार।